चलो भाई, टॉपिक चल रहा था एम्पेयर सर्कुलर लॉ। यार मैंने तुम्हें बताया एम्पेयर सर्कुलर लॉ बिल्कुल हमारे गॉस लॉ की तरह है। इसके अंदर भी हमें लूप्स ही बनाने हैं। गॉस लॉ में क्या था, फिर से कंपैरिजन बता देता हूं कि भाई अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू कितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। वेयरएज एम्पेयर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगी, सरफेस इंटीग्रल की जगह हो जाएगा लीनियर इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और कितना करंट हमारा एनक्लोजर लूप के अंदर। मैंने बताया था इस लूप को हम क्या कहते हैं, जो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इमेजिनरी लूप, इसको हम कहेंगे एम्पेरियन लूप। जैसे इस केस के अंदर हम ये जो डीएस इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करते थे, इस इमेजिनरी सरफेस का नाम क्या हुआ करता था? हैं? भैया गॉसियन सरफेस। करूं आगे कंटिन्यू? कुछ याद है? यस। हाँ चलो डन। देखो यार, कल की क्लास में मैं तुम्हें समझा रहा था कि इस एम्पेयर सर्कुलर लॉ को हमें अप्लाई करना है किसी भी एक सिलेंड्रिकल वायर के लिए। तो मैं आपको क्या समझा रहा था कि यार सपोज ये एक सिलेंड्रिकल वायर है, इसका हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, मतलब इसका ये सर्कुलर वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब मैं आपको उस दिन क्या समझा रहा हूँ, जैसे अज्यूम करो कि बहुत सारी अलग अलग वायर्स हैं और उनको ज्वाइन करके मैं इस तरीके का एक सिलेंडर बना रहा हूं। जैसे इधर देखो, मैंने बहुत सारे पेन लिए, इन सबको कंबाइन किया तो ये क्या बन जाएगा, ये एक सिलेंडर बन जाएगा। इमेजिन कर लो ये चीज हो पा रही है? यस सर। डन। अब मैं कह रहा हूं इस पूरे सिलेंडर में टोटल कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस पूरे सिलेंडर में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। लेकिन यार ये तो पूरे सिलेंडर के अंदर फ्लो कर रहा है, मतलब जैसे मैंने चार पेन्स लिए हैं, तो इन चारों पेन्स का टोटल टोटल करंट आई है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैं चारों पेन का नहीं निकालना चाहता, मैं सिर्फ ये दो पेन्स का निकालना चाहता हूं। अब तो क्या इन दो पेन से भी करंट आई फ्लो कर रहा होगा या उससे कम फ्लो कर रहा होगा? भाई क्या हुआ, नो रिस्पॉन्ड? रिपीट कर देता हूं। बिल्कुल यार, मैं कह रहा हूं ये चार पेन्स को कॉम्बिनेशन को हमने सिलेंडर बनाया और इसमें टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है। तो मतलब इन चारों पेन्स का जो टोटल करंट होगा उसको ऐड करके आई आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको एलिमेंट पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहा हूं, मैंने कह रहा हूं कि अब मैंने सिर्फ दो पेन्स लिए हैं, तो डेफिनेटली इन दो पेन्स में अब टोटल करंट आई फ्लो नहीं कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कम फ्लो कर रहा होगा। क्या ये चीज इमेजिन हो गई है? यस यस सर। डन, बढ़िया। हमें क्या करना है, जैसे गॉस लॉ हमने एक स्फेरिकल सरफेस के लिए अप्लाई किया था, आउटसाइड पॉइंट, सरफेस पॉइंट और इनसाइड पॉइंट, ऐसे ही इधर करना है। ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यार हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड मतलब मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, दैट इज पॉइंट पी। तो इस पे कैसे कैलकुलेट करूंगा? सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, इमेजिनरी सर्कल, ये बन जाएगा हमारा एम्पेरियन लूप। ये बन गया भैया एम्पेरियन लूप। इसका जो रेडियस है, सेंटर से इस रेडियस ले लो आर। अब मुझे बताओ इस एम्पेरियन लूप के अंदर टोटल एनक्लोज करंट कितना आ रहा होगा? सर आई। वेरी गुड। भैया ये लूप तो मेरा पूरे सिलेंडर के बाहर है। अगर ये लूप पूरा सिलेंडर के बाहर है तो जितना सिलेंडर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होगा टोटल उतना ही फ्लो करेगा। तो यार एम्पेरियन लूप लगा दो, फॉर्मूला लगा दो एम्पेयर सर्कुलर लॉ का, और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। तो बी इंटू, मेरे को बताओ एक सर्कल की लेंथ का इंटीग्रेशन कितना होता है? सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट कितना क्लोज है, आई। तो हम भाई हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। मुझे दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब एक सिलेंडर है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे वेरी करेगी? भैया सिलेंड्रिकली ही वेरी करेगी। चेक करो, आउटसाइड पॉइंट समझ में आ गया पूरा? यस सर। डन। नोट डाउन करते जाओ फटाफट। डन सर। डन, बढ़िया रोहित। सिमिलरली अगर मेरे को सरफेस पे कैलकुलेट करना है तो यार फिर से बात घूम फिर के वही होगी कि मैं एक एम्पेरियन लूप लूंगा और उसको बिल्कुल सरफेस के पास ड्रॉ कर दूंगा। तो अगर मैं इसके अंदर भी तुमसे पूछूं कि टोटल क्लोज्ड करंट कितना है, तो एनक्लोज करंट अभी भी टोटल कितना होगा, आई ही होगा। तो अब की बार आ जाएगा बी इंटू 2 पाई ए। ए क्या है, इस सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस,
इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहां तक तो सही है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आउटसाइड पॉइंट है और इनसाइड पॉइंट है। तो अब इमेजिन करने की कोशिश करो इनसाइड पॉइंट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सारा खेल इनसाइड पॉइंट का ही है। तो यार मैं फिर से ये वायर ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने वायर ड्रॉ करी। अब मैं कह रहा हूं कि हमें क्या करना है, इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करना है। मतलब कुछ ना कुछ अब एम्पेरियन लूप ऐसा बनेगा। अब मेरे को बताओ इस एम्पेरियन लूप के अंदर टोटल करंट आई फ्लो कर रहा होगा या उससे कम फ्लो कर रहा होगा। सर उससे कम हो। वेरी गुड, उससे कम। तो अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। क्या कैलकुलेशन होगी भैया? सबसे पहले मैं आई एनक्लोज निकालूंगा। आई एनक्लोज कैसे निकालूंगा मैं? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। भैया टोटल एरिया होगा पाई ए स्क्वायर इनटू कितने एरिया का कैलकुलेट करना है उतना एरिया मल्टीप्लाई कर दो। मैंने ये आपको बहुत जगह पढ़ाया हुआ यूनिटरी मेथड। टोटल करंट बाय टोटल एरिया इनटू जितना एरिया आपको फाइंड करना है। पाई से पाई कट गया तो मेरे पास आई एनक्लोज्ड आ गया, आई आर स्क्वेयर बाय ए स्क्वेयर। बस अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो। बी इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। तो मेरे को बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके पूरा फाइनल आंसर बताओ। तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर बाय 2 पाई ए स्क्वेयर इंटू आर। एक आर से एक आर कट गया। म्यू नॉट आई आर बाय 2 पाई ए स्क्वेयर। भैया बाकी सब चीजें कांस्टेंट है। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है आर के। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ को समझो। मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं डिस्टेंस के टर्म्स में, सेंटर से। तो हमने देखा जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही हम सरफेस पे पहुंच गए, जैसे सरफेस पे पहुंच गए हमें क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके का कर्व बनेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। एक बार अच्छे से चेक करके बता दो, किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो रिपीट करता हूं मैं। नो सर। चलो बढ़िया। सर। डन। तो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो इस पे। क्वेश्चन क्या था? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम चीज कि एक सिलेंड्रिकल वायर गिवन है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। यहां लिख रहा हूं, एक सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास आई। इसका रेडियस हमें गिवन है, इसका रेडियस है दैट इज ए। हमें क्या फाइंड करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है आउटसाइड पॉइंट पे, डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो फाइंड करना है इनसाइड पॉइंट पे। कितने डिस्टेंस पे? जो आउटसाइड पॉइंट है वो सरफेस से a/2 डिस्टेंस पे है। जो इनसाइड पॉइंट है वो सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन रिपीट। सिलेंड्रिकल वायर, एरिया, रेडियस ए, करंट फ्लो कर रहा है आई। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आउटसाइड पॉइंट पे। ये आउटसाइड पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? भैया सरफेस से a/2 डिस्टेंस पे है। और एक इनसाइड पॉइंट पे फाइंड करनी है। इनसाइड पॉइंट कितने पे है? सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे है। तो कैलकुलेट करके आंसर बताओ चलो। और चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन रिपीट करना है मेरे को।
भाई क्या हुआ आंसर? भाई सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगा तो आउटसाइड पॉइंट के लिए तो सिंपल फॉर्मूला है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। देख लो ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्टली रट लो तो सही है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इधर आर की वैल्यू कितनी है? भाई आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ए है प्लस a/2, क्योंकि हमें जो भी डिस्टेंस लेना है वो सेंटर से लेना है। तो a प्लस a/2 कितना हो जाएगा? 3a/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई, और r की वैल्यू हो जाएगी 3a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो म्यू नॉट आई बाय 3 पाई है। अब बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की। तो इनसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई और रेडियस का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है फिर से? अब इधर आर की वैल्यू, अब जो सेंटर से डिस्टेंस गिवन है वो a/2 गिवन है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई a स्क्वायर, और यहाँ पे आर की वैल्यू रखूंगा a/2। ए से ए कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई a। तो मेरे को बताओ, जब मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा तो क्या आएगा रेशियो? भाई म्यू नॉट आई कैंसिल हो जाएगा, पाई ए कैंसिल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 3 के, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 4 के, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4:3। डन सर। डन, चलो भाई बढ़िया। भाई काफी बच्चे अब धीरे धीरे झाग रहे हैं, मतलब अब आ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भैया, आ जाओ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यार अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास दो सिंपल कॉन्सेप्ट बचे हैं, लेकिन वही सबसे ज्यादा चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप ये बोलो कि सर पूरा चैप्टर हमें नहीं पढ़ना, हमें बस इतना बता दो चैप्टर में क्या पढ़ के चले जाएं तो भी काम बन जाए, तो भैया ये लास्ट के दो टॉपिक पढ़ लेना। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर। आ जाओ इस पे। भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या था? मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में भी ये चीज बताई थी कि अगर चार्ज मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी है, इसके अंदर मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूं, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है। तो यार एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये एक्सटर्नल वाली हो गई, एक मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल हमारे पास कितनी मैग्नेटिक फील्ड आ गई? दो मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जब हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी तो ये आपस में क्या एग्जर्ट करना शुरू कर देगी? फोर्स एग्जर्ट करना शुरू कर देगी। और यही हमारा टॉपिक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। force acting on a charged particle moving in a magnetic field। तो यार इसका फॉर्मूला क्या है? F वेक्टर इज इक्वल्स टू, Q स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए वेलोसिटी के भी, और फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के भी। ऐसी कौन सी सिचुएशन है कि भैया जिस केस में फोर्स वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है? भाई रिस्पॉन्ड नहीं आया। मेरे को बताओ, किसी भी पार्टिकल का पाथ या ट्रेजेक्ट्री जो कहते हैं हम, वो कैसी होगी जिसमें फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता हो? ग्रेविटेशनल। वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो याद रखो कि यार इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली कि हमारा पार्टिकल हमेशा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ ही एक ऐसा अकेला एग्जाम्पल है जिसके अंदर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है हमेशा। और ये फोर्स कौन सा फोर्स हो जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कुलर में मूव करेगा। तो इधर भी यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दें और उसको मूव कराएं, तो ये चार्ज पार्टिकल हमेशा एक सर्कल में घूमने लग जाएगा। अब वो सर्कल क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। चेक करके देखो ये सब चीजें क्लियर है? यस सर। डन। यस अब सर। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। एक मिनट रुको प्लीज, स्क्रीन हैंग हो गई, एक मिनट। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आ जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में मैं चार्ज पार्टिकल को मूव नहीं करा रहा, सिर्फ रेस्ट पे रख रहा हूं,
तो यार खुद सोचो, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी जीरो है, तो फिर फोर्स कितना आ जाएगा? भैया फोर्स भी जीरो आ जाएगा। मतलब फोर्स सिर्फ तभी लगेगा जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो। और एक और चीज है, क्या? कि चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है, लेकिन सपोज वो पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी उस केस में बताओ फोर्स कितना लगेगा? सर जीरो। 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 क्यों जीरो लगेगा? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भैया साइन थीटा यूज होगा। और ये थीटा किसके बीच का एंगल होना चाहिए? ये थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल होना चाहिए। तो अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए तो इसके अंदर एंगल आएगा 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री हो जाएगा हमारा जीरो। तो इसलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि किस किस केस में फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो याद रखो, दो केसेस आएंगे जिसमें वो जीरो होगा। एक कि वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कि चार्ज पार्टिकल मूव ही ना कर रहा हो। और दूसरा, ये किस टाइप का पाथ आएगा, ये तो बहुत रिपीटिव क्वेश्चन आया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल पाथ कैसा बनाएगा। तो भैया इसको तो अंडरलाइन कर दिया है मैंने, याद रखना, सर्कुलर पाथ बनाएगा। इस पे मोस्टली आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा भर भर के, न्यूमेरिकल तो कुछ ऐसा है ही नहीं एज सच। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे खूब। डन सर। डन, चलो अब आगे थोड़ा इसमें और डिस्कशन बढ़ाओ। भैया अज्यूम करो कि ये मैंने ड्रॉ करी है मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब मेरी फिंगर है ना, आप लोगों की तरफ पॉइंट आउट होनी चाहिए, मेरे लिए वो अंदर होगा। अगर मेरी फिंगर मेरी तरफ ही पॉइंट आउट कर रही है तो वो मेरे लिए आउटवर्ड्स होगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या क्या आता है? सबसे पहली चीज कि यार ये मैंने एक नेगेटिव चार्ज लिया, और इस नेगेटिव चार्ज को मैं ऊपर की तरफ मूव करा रहा हूं, वी। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, ये सर्कल में तो घूमेगा, लेकिन ये सर्कल मेरा लेफ्ट साइड बनाएगा या राइट साइड बनाएगा? ये चेक करके बताओ। तो ये चेक कर क्या करेंगे, हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है? फोर्स की डायरेक्शन। भाई फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालनी है। तो भैया दूसरा तरीका क्या है, आपको पता ही होगा ये वाला। फ्लेमिंग्स कौन सा रूल यूज करना होता है? किसी को कुछ याद नहीं है? फोर्स फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग्स का कौन सा, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, कौन सा रूल यूज करना है? सर राइट है। भैया लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे थोड़ा सा याद कर सको इस चीज को। यार याद रखो, अगर मेरे को कभी भी फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है, फोर्स की डायरेक्शन, तो मतलब सीधे सीधे बात है कि भैया पकड़ लो एफ को। एफ, लेफ्ट में एफ आ रहा है तो लेफ्ट हैंड यूज होगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा ईएमआई, हमें अभी रिवीजन प्लान में उसको पढ़ना नहीं है, लेकिन ईएमआई में हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी होती है। इंड्यूस्ड करंट, करंट का मतलब आई, तो भैया इसके अंदर राइट, आर आई आई, राइट हैंड रूल यूज होगा। तो याद रखो, इधर हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अब तो पता ही होगा ना, ये किसको पॉइंट आउट करता है? यार बिल्कुल ऐसा मत करो कि जैसे तुम ट्वेल्थ में नए नए आए हो। भैया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ये किसको इंडिकेट करता है, ये किसको, और ये किसको इंडिकेट करता है? मामला खत्म। भैया फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। रिपीट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। तो हमें फाइंड क्या करना है? फोर्स फाइंड करना है। इसको लास्ट में ओपन करो, पहले मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर लो। मैग्नेटिक फील्ड मैंने सेट कर दी, दैट इज इनवर्ड्स। मेरे को बताओ अब करंट, करंट की डायरेक्शन कहां ओपन करूं, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? किधर? नीचे की तरफ। भाई वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है। करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव कर रहा है तो याद रखो करंट नीचे है। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट की डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स किधर लग रहा है मेरा थंब ओपन करने पे? राइट में लग रहा है। तो भैया ये हमारा चार्ज पार्टिकल राइट में सर्कुलर पाथ बनाएगा। चेक करो, ये चीज समझ में आई है? यस सर। बढ़िया। अब ये सर्कल बना रही है, तो भाई डेफिनेटली इसको चाहिएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया है इसको मैग्नेटिक फोर्स ने। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला qvb। यार एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी कट गया, मेरे को बेसिकली रेडियस निकालना होता है कि ये चार्ज पार्टिकल कितना रेडियस का सर्कल बनाएगा। तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा mv/qb।
तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो कि रेडियस किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी पे क्वेश्चन आ जाएगा सिंपल सादा सा, कि सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक प्रोटॉन लिया और एक अल्फा पार्टिकल लिया। मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो रेडियस का, कि सबसे बड़ा रेडियस किसका होगा, सबसे छोटा रेडियस किसका होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो। मैग्नेटिक फील्ड तीनों के लिए सेम है, और तीनों को सेम वेलोसिटी से फायर किया है। आई रिपीट, तीनों पार्टिकल्स को सेम वेलोसिटी से फायर किया, सेम मैग्नेटिक फील्ड में फायर किया। तो सबसे बड़ा रेडियस कौन सा पार्टिकल बनाएगा। गुड ध्रुव। भाई क्या हुआ लोगों का, इसमें भी इतना डल रिस्पॉन्स, इसमें इतना क्या सोचना है। भाई वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो आप क्या लिखोगे कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बाय चार्ज बाय, सॉरी, मास बाय चार्ज का रेशियो। भाई हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले मास की बात करो, सबसे ज्यादा मास किसका होता है। भैया बिल्कुल क्लियर है कि सबसे ज्यादा मास किसका है, अल्फा पार्टिकल का। फिर उसके बाद मास किसका है, प्रोटॉन का। और फिर सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। जरा एक बार मेरे को बता दो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है। भाई अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। नो रिस्पॉन्ड एट ऑल। 6 + 2. Very good. Mass of alpha particle is equals to 4 times the mass of proton, whereas charge of alpha particle is 2 times the charge of proton. तो यार सबके लिए एक एक करके सब्स्टिट्यूट कर दो और आंसर निकाल लो। सपोज मैं अल्फा पार्टिकल के लिए निकालूंगा, तो अल्फा पार्टिकल के लिए ये हो जाएगा 4 times द मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2 times द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये कैंसल हुआ तो ये बेसिकली आ जाएगा 2 MP/QP। मतलब हमारे रेडियस अल्फा पार्टिकल का 2 टाइम्स है, किसके पार्टिकल से, भैया रेडियस ऑफ प्रोटॉन से। तो मतलब सबसे ज्यादा तो अल्फा पार्टिकल का होगा, फिर प्रोटॉन का होगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन का होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम है। लेकिन अगर मैं मास की बात करूं तो मुझे पता है कि मास प्रोटॉन का बहुत ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। Done, sir. डन। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन ट्राई करो। रुको, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है रिपीटिव। 1 मिनट दो, मेरे को क्वेश्चन निकालने दो। कहाँ गया। एक मिनट प्लीज, क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। हम्म, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सेम टाइप का ही है, कि हमें ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने 4 पार्टिकल्स को फायर किया। जैसे मैंने बोला, चारों पार्टिकल्स को सेम वेलोसिटी के साथ फायर किया, और हमें ट्रेजेक्टरी कुछ इस तरीके से गिवन है, कि एक पार्टिकल बिल्कुल सीधा जा रहा है, ये सी है। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दैट इज डी। एक पार्टिकल मेरा इधर जा रहा है, दैट इज ए। और एक पार्टिकल इधर जा रहा है, दैट इज बी। हमारे पास टोटल है 4 पार्टिकल्स। आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ए बी सी या डी। प्रोटॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा, और अल्फा पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा, और न्यूट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा। चलो, क्वेश्चन ने वैसे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था, मैंने आपको इसके सबके लिए अलग अलग करके पूछ लिया। यार आपको इसमें भी सोचना पड़ गया, ये क्या है, अभी अभी तो कैलकुलेट किया ना।
कि सबसे ज्यादा रेडियस अल्फा का होना चाहिए, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, सेम क्वेश्चन हमने अभी किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा? इलेक्ट्रॉन हमारा राइट साइड में सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो इधर राइट साइड में कौन सा ट्रेजेक्टरी शो कर रही है? डी। और सारे पार्टिकल्स को मैं ऊपर की तरफ थ्रो फायर कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, इन सबको मैंने ऊपर की तरफ फायर किया है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ट्रेजेक्टरी लेगा? इलेक्ट्रॉन डी वाली ट्रेजेक्टरी लेगा। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. यस अगर इलेक्ट्रॉन राइट में जा रहा है, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल को डेफिनेटली लेफ्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का चार्ज अपोजिट नेचर का है। तो ये पता चल गया कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का ए और बी होगा। लेकिन किसका रेडियस बड़ा है? बी का। और किसका रेडियस बड़ा होना चाहिए? अल्फा पार्टिकल का। तो यहाँ पे लिख दो भैया कि अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सी ट्रेजेक्टरी होगी? बी। प्रोटॉन के लिए कौन सी ट्रेजेक्टरी होगी? ए। और न्यूट्रॉन के लिए तो स्ट्रेट पाथ ही होगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, और फोर्स का फॉर्मूला है चार्ज, वेलोसिटी और वी। तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो फोर्स जीरो लगेगा और ये बिल्कुल सीधा जाएगा। तो न्यूट्रॉन की यही खासियत है, यही तरीका है न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने का। जो चैडविक ने न्यूट्रॉन फाइंड किया था, उसने इसी तरीके से तो फाइंड किया था कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को मूव कराया। तो उसने देखा एक पार्टिकल ऐसा है जो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, मतलब ना तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क पड़ रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड का, तो मतलब वो न्यूट्रॉन है। यस Done. Done, sir. बढ़िया। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ है इस पे, आगे सुनो इस चीज को। यार अब मैंने क्या कहा कि चार्ज पार्टिकल सर्कल तो बना रहा है। भैया वापस से आ जाते हैं। मैंने कहा ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड थी, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल ने एक सर्कल बनाया, रेवोल्यूशन बनाया जा रहा है वो, ये सर्कल बनाया। सर्कल बनाया है तो मतलब फिर तो कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होगा और कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। अगर कोई भी चीज रेवोल्यूशन कर रही है तो उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड भी होगा और कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो मेरे को बताओ इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करूं और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस, एक सर्कुलर पाथ में कितना डिस्टेंस कवर होता है? एक सर्कुलर पाथ में भैया 2 पाई आर जितना डिस्टेंस कवर होता है। तो यहां पे लिखूंगा 2 पाई आर। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? पीछे देख के बता दो। वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी क्यू बी आर बाय एम। सब्स्टिट्यूट कर दो, क्यू बी आर बाय एम। आर से आर कट गया, तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई एम बाई क्यू बी। क्या भैया सबको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर डन। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड। सिंस फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होता है तो ये हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम। अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या बन गया कॉन्सेप्ट। भैया याद रखो, फ्रीक्वेंसी और रेडियस का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है, फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। इसका यस मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर कर रहा हूं और एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फायर कर रहा हूं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, क्योंकि रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। याद रखना, हमने रेडियस का फॉर्मूला भी पीछे लिखा, रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, mv/qb। तो जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा भैया रेडियस बढ़ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल छोटा सर्कल बनाएगा, 20 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल बड़ा रेडियस बनाएगा। लेकिन अल्टीमेटली दोनों के दोनों पार्टिकल्स जो अपना सर्कल है वो सेम टाइम पे कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है ना तो वेलोसिटी पे। तो चाहे पार्टिकल को जिस मर्जी वेलोसिटी से फायर करूं, अल्टीमेटली सारे के सारे सेम टाइम पे ही अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। क्या ये चीज क्लियर हुई है? Yes, sir. डन। यस इस फ्रीक्वेंसी को जो आपने कैलकुलेट करी है, जो रेडियस पे और वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। Done, sir. डन, बढ़िया यार। तो बस अब चैप्टर का एक लास्ट पार्ट जो बचा है,
दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लेकिन अभी सॉरी, इससे पहले एक और चीज आ गई, पाथ ट्रेजेक्ट्री। भैया इसमें अलग अलग केसेस होंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। इस पे एक ही बार क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्टुअल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल तो होता ही नहीं। पहला, यार मैंने क्या किया कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और इसी के अंदर बिल्कुल पैरेलल मैंने एक पार्टिकल को फायर किया। तो मेरे को बताओ इस पार्टिकल का ट्रेजेक्टरी, इस पार्टिकल का पाथ कैसे होगा? सर्कुलर, पैराबोलिक, हेलिकल, स्ट्रेट पाथ, किस टाइप का होगा? नो रिस्पॉन्ड, नो रिस्पॉन्ड। चलो शायद से नहीं आता होगा, समझाता हूं। यार इस पे फाइंड करो फोर्स कैसे लग रहा होगा, कौन कौन लगा रहा होगा। भैया ये वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ गई है, तो मेरे को बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? 0। जीरो। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो ये चार्ज पार्टिकल के पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट का स्ट्रेट ही मूव करेगा, मतलब जैसे मूव कर रहा था वैसे का वैसे ही मूव करेगा। क्या पहला वाला एग्जांपल क्लियर है? यस सर। डन। दूसरे वाले एग्जाम्पल पे आओ। दूसरा वाला एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ध्रुव एक मिनट, माइक म्यूट। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो भाई अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा QVB, और फोर्स लगेगा इसके ऊपर, तो ये फोर्स की वजह से क्या करने लगेगा? ये फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और वो सर्कुलर पाथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हमारा इस टाइप का एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। चेक कर लो, सेकंड वाला भी क्लियर है? यस सर। डन। अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे ध्यान दो, मोस्टली थर्ड और फोर्थ पार्ट ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। थर्ड पार्ट में यार मैंने क्या किया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर मैंने एक पार्टिकल को फायर किया है किसी एक एंगल पे। ये हो गया भैया एंगल। तो अब मेरे को बताओ कि ये पार्टिकल किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर। नहीं, अब सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं होगा। अब समझो क्यों। यार वेलोसिटी को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा इस तरीके से। वेलोसिटी को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया तो ये वाली वेलोसिटी आएगी v साइन थीटा, और ये वाली वेलोसिटी आएगी v कॉस थीटा। यार v कॉस थीटा, v कॉस थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड पे, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे फोर्स जीरो लगेगा। लेकिन v साइन थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पे फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो सबसे पहले तो v साइन थीटा की वजह से क्या होगा? v साइन थीटा की वजह से वो सर्कल में मूव करेगा। लेकिन अब v cos थीटा खत्म थोड़ी हुआ है, v cos थीटा पे बस फोर्स नहीं लग रहा। तो v cos थीटा की वजह से क्या करेगा? ये पार्टिकल सर्कल बनाते बनाते आगे की तरफ मूव करेगा, जैसे कि हमारा सोलोनॉइड होता है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कि सर्कल भी बनाते जा रहा है और आगे भी मूव करते जा रहा है। ऊपर से जो ये आगे डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर कर रहा है। तो इसलिए जो ये डिस्टेंस होंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे डिस्टेंस सेम होंगे। और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को हम कहते हैं पिच। तो भाई इधर याद रखो, इस वाले इसको हम कहते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिकल, हेलिकल विथ कांस्टेंट पिच। कि इसमें सिंस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसलिए जो ये गैप बनाते जाएगा दो सर्कल्स के बीच में, वो कांस्टेंट गैप बनाते जाएगा, वो गैप चेंज नहीं होगा। भैया चेक करके बता दो थर्ड वाला क्लियर है? सर थर्ड पॉइंट रिपीट कर दो। थर्ड वाला रिपीट करना है, डन। यार देखो थर्ड वाले में आपको क्या चेक करना है, कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ रही है, कौन सी वेलोसिटी पैरेलल आ रही है। तो मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैंने पार्टिकल को फायर किया है किसी एक वेलोसिटी पे। तो मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको दो पार्ट्स में तोड़ दो। तो एक पार्ट ये बनेगा v cos थीटा, एक पार्ट ये बनेगा v sin थीटा। अब तुमने वेलोसिटी को ब्रेक डाउन कर दिया ना,
तो अब इस वाली चीज को रब कर दो, इस वाली चीज का कोई काम नहीं है भैया, हमारा काम खत्म। अब मेरे को बताओ रोहित, कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड के? यार वी साइन थीटा परपेंडिकुलर आ रही है। जब भी कोई वेलोसिटी परपेंडिकुलर आएगी तो उस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा। और ये फोर्स क्या करता है? ये फोर्स पार्टिकल को सर्कल में घुमाता है। तो v साइन थीटा की वजह से क्या होगा? v साइन थीटा की वजह से मेरा पार्टिकल इस तरीके से सर्कल में घूमेगा। पहले रोहित यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है चीजें? यस सर। डन। अब आ जाते हैं दूसरी वेलोसिटी पे, v cos थीटा। यार v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ रही है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिंस इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना, तो v cos थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, v cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। v cos थीटा मतलब कोई ना कोई चीज पुश कर रही है उसको आगे की तरफ। पहले जैसे कि देखो इसमें क्या हो रहा था सेकंड वाले डायग्राम में, भैया इधर कोई वेलोसिटी आ ही नहीं रही थी, तो इसको आगे की तरफ कोई पुश नहीं कर रहा था। लेकिन अब इधर v cos थीटा उसको आगे की तरफ पुश कर रहा है, तो हमारा पार्टिकल सर्कल तो बनाएगा, लेकिन वो आगे भी पुश होता जाएगा। तो ये सर्कल बनाते बनाते आगे चलता जाएगा, जस्ट लाइक सोलोनॉइड, कि सर्कल बन रहा है और आगे मूव कर रहा है, सर्कल बन रहा है और आगे मूव कर रहा है। तो दो सर्कल्स के बीच में ये गैप आएगा। आपको बताना है ये जो गैप है इसको हम कहते हैं पिच। क्या ये पिच हर बार सेम होगी या अलग अलग होगी? तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फिर जो ये पिच आई है, ये पिच भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। और इस टाइप के पाथ को हम क्या कहते हैं? कि जो सर्कल बनाता जाए और सिलेंड्रिकल फॉर्म में मूव करता जाए, सोलोनॉइड वाले पाथ को हेलिकल पाथ कहते हैं। एक बार अब चेक करके बताओ रोहित, क्लियर है? यस सर। डन। अब बस एक लास्ट पे आ जाओ, फोर्थ वाला, एक लास्ट केस, कि यार मैंने क्या किया, ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड ली है और यहीं पे, भाई ध्यान देना, यहीं पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी ली है। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं मैं। मैंने फिर से पार्टिकल को फायर किया किसी एक एंगल पे। अब आपको सोचना है कि इसका पाथ कैसे होगा। तो मैं क्या करूंगा, फिर से वही वाली चीजें, कि इसको रब कर दूंगा और इसके दो पार्ट्स को ड्रॉ कर दूंगा। तो एक तो इधर बनेगा और एक ऊपर बनेगा। ये आएगा मेरे पास v साइन थीटा और एक आएगा v कॉस थीटा। फिर से वही स्टडी करो भैया, v साइन थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स क्या कराएगा? इसको सर्कुलर पाथ में लगाएगा। वेयर एज v साइन थीटा परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स नहीं लगाती। अब नेक्स्ट, v cos थीटा पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? नहीं। लेकिन v cos थीटा पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो क्या इस पे अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, फोर्स लगेगा? यस। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में लगता है भैया? सेम डायरेक्शन में लगता है, सेम डायरेक्शन जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था। तो अब समझो क्या होगा, इस वाले की वजह से हमारा सबसे पहले पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, फिर इस वाले की वजह से भैया ये पार्टिकल आगे जाएगा। पहले वाले केस में फोर्स नहीं लग रहा था तो ये कांस्टेंट पिच बना रहा था, लेकिन अब कंटिन्यूअसली धक्का लगते जा रहा है, तो अब क्या करेगा, इसका जो पिच होगा वो कांस्टेंट नहीं आएगा, इसका पिच कंटिन्यूअसली क्या करता रहेगा? इसका पिच कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता रहेगा। तो मैं कहूंगा कि अभी भी ये क्या बनेगा? हेलिकल पाथ ही बनेगा, लेकिन विद नॉन यूनिफॉर्म पिच। चेक कर लो अब चारों केसेस क्लियर हुए या नहीं हुए। यस सर। डन। यस। बढ़िया। डन सर। ठीक है, चलो भाई। हाँ, लास्ट चीज,
फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया सेम चीज है कि ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करी है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं कोई एक वायर रख रहा हूं जिसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है। सपोज ये मैंने एक वायर ले ली जिसके अंदर कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो यार इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसका फॉर्मूला है IL B sin थीटा, मतलब IL×B। तो फिर से वही वाली बात कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा लेंथ के, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो इधर जो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे वो फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ही फाइंड करेंगे। तो जरा मेरे को बता दो कि इस वायर पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा। भाई जल्दी बता दो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके फिर से वही फादर मदर चाइल्ड थंब को लास्ट में ओपन करना, पहले मैग्नेटिक फील्ड और करंट को ओपन करो और चेक करके बताओ इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन पे लगेगा। अप अपवर्ड्स तो करंट है, करंट से तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, नहीं। सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी कैसे हो सकता है, फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों के परपेंडिकुलर चलना है। भैया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो इधर हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड, चेक करो सही से। इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट आना चाहिए ऊपर। तो देखो थंब किधर ओपन हो रहा है, थंब ओपन मेरा आपकी तरफ हो रहा है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मेरी कोई भी फिंगर आप लोगों की तरफ पॉइंट आउट हो रही है तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है। आउटवर्ड भैया इनवर्ड इनवर्ड्स आउटवर्ड्स, तो मेरी तरफ ही जो पॉइंट आउट होगा। तो इधर हमारा जो फोर्स लग रहा है मैंने कैलकुलेट किया, तो इधर कितना कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इन टू दी प्लेन इनवर्ड्स डायरेक्शन में। चेक करो इसमें कोई दिक्कत। नो सर। डन। तो ऐसे ही बस इधर भी वही सेम चीजें हैं कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट को पैरेलल अप्लाई कर दूं कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर ही हमारा करंट कैरिंग वायर है, तो अब इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो याद रखो अब इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो जैसे हमने चार्ज पार्टिकल के लिए करा इधर भी वही सेम चीजें अप्लाई होंगी। डन सर। डन। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसी के बेसिस पे। यस सर। चलो डन। भैया देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ये एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन सपोज ये ले लो एंटी क्लॉकवाइज, और इस पूरे वायर को मैंने प्लेस कर दिया है एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड्स है। तो आपको बताना है कि ये सर्कुलर वायर पे क्या फर्क पड़ेगा। क्या ये सर्कुलर वायर एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, या ये सर्कुलर वायर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, या ये सर्कुलर वायर अप एंड डाउन मतलब कहीं ना कहीं लीनियर मूवमेंट करेगा, या फिर ये सर्कुलर वायर जैसे डिस्क ऐसे रोटेट करने लगेगा अबाउट इट्स एक्सिस, रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। थोड़ा सा सोचो अब क्या होगा। एक सर्कुलर वायर को हमने प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर आई, तो आपको बताना है ये वायर एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, या कहीं ना कहीं लीनियर मूव करेगा, या ये रोटेट करेगा अपने ही एक्सिस पे। ठीक है ध्रुव देखते हैं।
भाई 1 मिनट दो मेरे को, आप इसको कंप्लीट करो इतने। क्या बात है भाई, किसी का आंसर नहीं आया, सिर्फ एक ही बंदे का आंसर आया, दो का। चलो भाई, तो यार इस क्वेश्चन में क्या करना है, सर्कुलर वायर, मैंने आपको हमेशा बोल रखा है सर्कुलर वायर को अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक कर दिया करो। जैसे अज्यूम कर लो कि ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है सर्कुलर वायर का, और ये एक सेगमेंट है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाओ और ट्राई करने की कोशिश करो कि भैया ये फोर्स किधर लग रहा है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट सेगमेंट की बात करूं, इस वाले फर्स्ट सेगमेंट की, तो यार देखो करंट फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो इधर चेक करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और हमारा जो करंट लग रहा है वो ऊपर की तरफ। तो भैया फोर्स किधर आ रहा है, फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ। सिमिलरली इस पे जब आप कैलकुलेट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट लेफ्ट साइड, तो इस पे फोर्स आ रहा है अंदर की तरफ। तो मतलब सारे सेगमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है। अगर सारे सेगमेंट पे फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, और वो भी परपेंडिकुलर रेडियली लग रहा है, तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा क्या, नहीं। एक्सपैंड के लिए तो रेडियली आउटवर्ड्स लगना चाहिए। लीनियर मूवमेंट करेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आ जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा। क्या ये रोटेट करेगा अपने एक्सिस के अबाउट, यार ये रोटेट तो तब करता जब हमारा फोर्स, जैसे ये मेरी फर्स्ट सेगमेंट है, इसके लिए फोर्स अंदर लगता या बाहर लगता, तो ही तो ये रोटेट करता। लेकिन इस पे तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो भैया ये रोटेट भी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। चेक करके बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। यस सर। डन। अब कंफ्यूज मत हो जाना, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करना। क्या चले गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। फिर से वही सर्कुलर वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज अब की बार मैंने करंट फ्लो करा दिया इसमें क्लॉकवाइज, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। इस पूरे वायर को मैंने प्लेस कर दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये हो गई भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब फिर से यही बताना है तुम्हें कि भाई अब ये जो वायर है ये एक्सपैंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लीनियर मूव करेगा या रोटेट करेगा। फिर से वही सेम ऑप्शंस, चलो ट्राई टू फाइंड आउट। रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। भाई सब आंसर्स देंगे, वेटिंग फॉर द आंसर।
चलो भाई देखो, अब तक तो आंसर आ जाता। फिर से इसको मैंने 4 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, इस तरीके से 4 सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। यार अब की बार मैं सब पे फोर्स निकालूं। जैसे सपोज फर्स्ट सेगमेंट पे फोर्स निकाल रहा हूं, तो अगर मैं फर्स्ट सेगमेंट पे फोर्स निकालूं, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट नीचे की तरफ है, तो आपका थंब आपकी तरफ ही पॉइंट आउट करेगा। तो फर्स्ट सेगमेंट पे फोर्स किधर लग रहा है? आउटवर्ड्स लग रहा है। सेकेंड सेगमेंट पे चेक करो, सेकेंड सेगमेंट पे क्या लग रहा है? भैया सेकेंड सेगमेंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल आ गया। थर्ड सेगमेंट पे चेक करो, थर्ड सेगमेंट पे अगर फर्स्ट पे आउटवर्ड्स लग रहा है तो थर्ड पे इनवर्ड्स लगेगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो इस पे लगेगा इनवर्ड्स। और फोर्थ पे कितना लगेगा? फोर्थ पे तो भैया पैरेलल आ गया, तो ये 0 हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इस पे फोर्स अब की बार ऐसे नहीं लग रहा है, आउटवर्ड्स नहीं लग रहा, इस तरीके से खींचने वाला फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सपैंड नहीं करेगा। क्या फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है? अंदर की तरफ भी नहीं लग रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करेगा। अब सोचो थर्ड और फोर्थ में से, भैया इस पे फोर्स लग रहा है, इस वाले पार्ट पे फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इस वाले पार्ट पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो ये क्या करने लगेगा? ये रोटेट। रोटेट करने लगेगा, तो इसका आंसर होगा रोटेट। तो भैया इसलिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना। ये नहीं है कि चीजें रट लिया और अंधाधुन एग्जाम में मार्क कर दो, थोड़ा सा याद कर लेना। डन सर। डन। भाई बहुत बढ़िया। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। यार मैंने क्या किया, दो पैरेलल वायर्स लिए, इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स। इनफाइनाइट का हमने कल ही किया था। इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स लिए, इन दोनों में करंट कुछ ना कुछ फ्लो कर रहा है। सपोज करंट फ्लो करा रहा हूं मैं I1 I2, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज D। तो हमें बताना है कि इन दोनों के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, और ये दोनों वायर्स एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगी, क्या वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, और वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये 3 चीजें बतानी है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा, तो याद रखो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा μ0 I1 I2/2πd, और दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा, F12 या F21, मतलब ये वायर 1 ये वायर 2, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा होगा। ठीक। अब याद रखो, जब ये दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रही है, तो अब आपको बताना है कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रही होंगी या रिपेल कर रही होगी। तो मेरे को बताओ, ये कैसे फाइंड करोगे कि ये दोनों वायर्स अट्रैक्ट कर रही होंगी या रिपेल कर रही होगी? सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है। और रोहित, मैंने क्या कहा कि ये मेरे पास दो वायर्स हैं, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इनमें करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो ये वाली वायर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, ये वाली वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये आपस में एक दूसरे पे क्या एग्जर्ट करने लग जाएंगे? मैग्नेटिक फोर्स। रोहित, यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। डन। तो इन दोनों की जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, याद रखो ये दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, इक्वल फोर्स। और इन दोनों पे फोर्स कितना लग रहा होगा? μ0 I1 I2/2πd। ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई कि दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगा, और वैल्यू आ गई। लेकिन अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि दोनों पे डायरेक्शन क्या आएगी फोर्स की, ताकि मेरे को पता चले कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। रिपेल। तो याद रखो, आपको ये सीधे सीधे याद रखना है कि जब भी दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएगी, तो इसलिए ये दोनों वायर्स क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, जब भी करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। और सिमिलरली जब भी हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो उस केस में ये दोनों वायर्स क्या करेंगी? ये दोनों वायर्स रिपेल करेंगी। जैसे अगर मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस पे करंट इधर लगेगा, सॉरी फोर्स, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो अब की बार ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी। फोर्स दोनों पे सेम ही लगेगा, μ0 I1 I2/2πd। चेक करके देख लो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। यस सर। चलो डन। बढ़िया। तो रुको, अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको ट्राई कर लो। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही है अब हमारा ये।
डन, दे दूं क्वेश्चन? यस सर। चलो बढ़िया। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास टोटल 3 वायर्स हैं, वायर ए, वायर बी, वायर सी। तीनों वायर्स को आप इनफाइनाइट वायर्स ले सकते हो। इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें करंट डाउनवर्ड्स फ्लो कर रहा है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2i। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है x, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी x, और बाकी दोनों में करंट फ्लो कर रहा है i और i। इसमें भी i, इसमें भी करंट i। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x। भैया क्या बताना है, ध्यान दो इधर। वो बोल रहा है कि F1 जो फोर्स है वो फोर्स लग रहा है B के ऊपर। B किसकी वजह से? ड्यू टू A की वजह से। भैया क्वेश्चन को ध्यान दे लेना। F1 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू A। सिमिलरली F2 कौन सा फोर्स है? F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन C ड्यू टू A। नहीं, मैंने शायद से उल्टा लिख दिया। यस, मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। बाय B ऑन A, इसमें लिखा हुआ है बाय C ऑन A। बस हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। लो भैया सब लोग ट्राई करेंगे, चेक करो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो, F1 फोर्स लग रहा है A के ऊपर B की वजह से, और F2 फोर्स लग रहा है A के ऊपर C की वजह से। चेक करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अब। ठीक है, देखते हैं ध्रुव। भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, बी की वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा ए के ऊपर? तो बी की वजह से फोर्स ए के ऊपर कितना लग रहा होगा? म्यू नॉट I1, आई है, I2 वो भी आई है, तो ये हो जाएगा आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज 2πx। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो F1 जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? ए और बी अगर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो F1 जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा? टुवर्ड्स द राइट साइड। पहले सब लोग चेक करके बताओ, सबको ये चीज क्लियर है? यस सर। डन। यस सर। उसके बाद अब कैलकुलेट करता हूं एफ ए सी, मतलब ए के ऊपर जो फोर्स लग रहा है सी की वजह से। भैया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, पहला करंट आई, दूसरा करंट 2i है, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा? 2 म्यू नॉट I स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना आ रहा है? 2π, और डिस्टेंस भी 2x है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया म्यू नॉट I स्क्वेयर बाय 2πx। ये हो जाएगा F2। लेकिन अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? भैया ए और सी एंटी पैरेलल हैं, ए और सी एंटी पैरेलल हैं, तो ये रिपेल करेंगे, तो जो F2 फोर्स होगा वो लेफ्ट में लगेगा। अगर दोनों को कंपेयर करो, F1 और F2 इक्वल आ रहे हैं, तो भैया ये तो गलत, ये तो गलत। F1 F2 इक्वल आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा एग्जैक्ट आंसर कौन सा है कि F1 और F2 दोनों इक्वल तो हैं, साथ के साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। चेक कर लो सबको, ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया? यस सर। बढ़िया, डन सर। डन, चलो गुड। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने दो। हम्म इस क्वेश्चन को तो भैया बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ रहा है। भैया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और यहाँ पे मैंने एक दूसरा स्क्वायर लूप या रेक्टेंगुलर लूप रख दिया है, और इसके अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है सेम आई, और जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरीके से इसका नाम दे देते हैं, चलो कुछ भी, ABCD, और ये वायर ले लो PQ। ये इनफाइनाइट वायर है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बस यही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भैया आपको बताना है करंट लूप विल, ये जो लूप है
current loop will, first option, rotate about an axis, B, move towards the wire, मतलब move towards left, option C, move towards right, option D, remain stationary. चलो बताओ भैया क्या हो रहा होगा इस करंट लूप के ऊपर? ये रोटेट करेगा या लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा या जैसा है वैसे ही सब कुछ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे? एंड लास्ट क्वेश्चन बस ये। चलो देखते हैं यार, पहले मेरे को बताओ इस स्ट्रेट वायर की वजह से ये राइट साइड वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बनेगी? तो हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए। स्ट्रेट वायर में करंट ऊपर की तरफ, राइट साइड फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो इनवर्ड्स आएगी, मतलब यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी? इनवर्ड्स बनेगी। पहला स्टेप तो ये चेक कर लो कि ये क्लियर है या नहीं। Yes, sir. डन। अब एक एक रीजन को सेट करो। भैया ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो मेरे को बताओ इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। भाई रिपीट, फर्स्ट वाली वायर में, ए बी वायर की बात कर रहा हूं, ए बी वायर पे फोर्स किधर लग रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट इधर, तो फोर्स लग रहा है अपवर्ड्स। वायर बीसी की बात करूंगा तो वायर बीसी पे फोर्स किधर लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट डाउनवर्ड्स, तो बीसी पे फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स राइट। फिर अगर मैं बात करूं सीडी, तो ए बी और सीडी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। फिर सिमिलरली डीए की बात करूं तो ये लगेगा लेफ्ट में। तो यार एक चीज चेक करो सही से, हो क्या रहा है कि इस रेक्टेंगुलर लूप या सर्कुलर मतलब स्क्वायर लूप जो भी आप ले रहे हो, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स तो सेम होगा, ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएंगे, लेकिन याद रखो क्या लेफ्ट वाला फोर्स और राइट वाला फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे क्या? भैया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद दिलाओ जरा, कल की क्लास में किया है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यार इधर ये जो वायर एडी है, ये वायर एडी पास है स्ट्रेट वायर के, तो इस पे जो फोर्स लगेगा F1 ये अलग लगेगा, इस बीसी वायर पे जो फोर्स लगेगा F2 वो अलग लगेगा। मेरे को बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगा, F1 वाला या F2 वाला? सर F1 वाला। वेरी गुड, F1 वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा F2 से, तो जो नेट फोर्स निकालूंगा वो F1 माइनस F2 आएगा। तो फाइनली ये वायर किधर जाएगी? भैया पहली बात ये रोटेट तो नहीं कर रही, क्योंकि रोटेट करने के लिए फोर्स अंदर बाहर ऐसे लगने चाहिए थे, रोटेट नहीं कर रही। रिमेन स्टेशनरी नहीं, नेट फोर्स आ रहा है तो स्टेशनरी तो नहीं होगी। अब भैया F1 बड़ा है तो ये किधर मूव करेगी? टुवर्ड्स लेफ्ट। भैया एक बार चेक कर लो अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर है ये पूरा? यस सर। चलो Yes, बढ़िया sir. बढ़िया भाई, Done, sir. डन। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट। चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। नो सर। ओके यार, चल तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय।